हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मैथ। और आज के इस वीडियो में हम एरिया अंडर द कर्व में एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ पोलर कर्व, राइट। इस वीडियो में हम ये आपको बताएंगे कि आप पोलर कर्व से रिलेटेड जो एरिया है वो कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व, राइट, कि आप पोलर कर्व को ट्रेस कैसे करेंगे। जैसा कि इस टॉपिक पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था और बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर आप ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व पर वीडियो बनाइए, तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, राइट। मैं आपको पोलर कर्व को ट्रेस करना भी सिखाऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको एरिया भी फाइंड करना सिखाऊंगा, दोनों एक साथ यहाँ पे चलेगा, राइट। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली जो नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए, पोलर कर्व को ट्रेस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और वो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पर हम सिमेट्री चेक करेंगे, राइट, और सिमेट्री में आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे पोल एंड द टेंजेंट पर, सॉरी, पोल एंड टेंजेंट एट द पोल पर। जैसे कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड करते थे, उसी तरीके से हम टेंजेंट एट द पोल फाइंड करेंगे इसमें भी। तो मैं अभी आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे सिखाने वाला हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये रीजन, बस यही चार चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, राइट। तो देखिए, सिमेट्री में मैं आपको बता दूँ पहले पॉइंट पर, राइट। पहले तो मैं आपको बोलूँगा, राइट, जैसा कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट का पोजीशन कैसे पता करते थे, जैसा कि ये एक्स एक्सिस हो गया और यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गया, ओके। यहाँ पर ये कोई पॉइंट है और हमें क्या करना है, इस पॉइंट का पोजीशन पता करना है कार्टेशियन फॉर्म में, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से हम इस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये हो गया। और मान लीजिए कि ये ए डिस्टेंस है और इसी पॉइंट से हम वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, राइट। तो ये मान लीजिए कि ये हो गया स्मॉल बी, राइट। तो इस पॉइंट का पोजीशन हो गया पी ए कामा बी। तो कुछ इस तरीके से हम कार्टेशियन फॉर्म में जो है कि इस पॉइंट का पोजीशन पता करेंगे। लेकिन अगर हम पोलर फॉर्म में हैं तो इस पॉइंट का पोजीशन हम कैसे पता करेंगे, राइट। एक्चुअली मैं पोलर कोऑर्डिनेट पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखा हूँ, राइट। जब मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर इक्वेशन पर पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है और पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिलेशन क्या होता है इस टॉपिक पर भी मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उस टॉपिक की वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप पोलर कोऑर्डिनेट की वीडियो अच्छे तरीके से देख सकते हैं और उस टॉपिक को आप समझ सकते हैं, राइट। यहाँ पर मैं आपको हल्का फुल्का समझा देता हूँ, ओके। तो मान लीजिए कि अगर हम पोलर फॉर्म में हैं तो इस पॉइंट का, और यहाँ पर ये कोई पॉइंट हो गया, ओके। तो इस पॉइंट का हमें क्या करना है, पोजीशन पता करना है। तो देखिए, इस पॉइंट का पोजीशन हम कुछ ऐसे लिखेंगे, पी आर कामा थीटा से लिखेंगे, राइट। अब ऐसा लिखने का ये मतलब हुआ कि हम यहाँ पर हम ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से कितने के डिस्टेंस पर है, राइट। आर लिखने का मतलब कि ये कितने के डिस्टेंस पे, तो ये हो गया आर। और ये लाइन कितना एंगल बना रही है, राइट, ये हो गया थीटा। तो यहाँ पे आर और थीटा, राइट। यहाँ पे इस पॉइंट का पोजीशन कुछ इस तरीके से हो गया कि ये ओरिजिन से कितने के डिस्टेंस पर है और ये कितना एंगल बना रहा है, राइट। तो इसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर हम पोलर फॉर्म में है तो यहाँ पर इसे हम ओरिजिन न कह करके यहाँ पे इसे हम पोल कहेंगे। बात समझ में आ रहा है, इस पॉइंट को हम लोग पोल कहेंगे, राइट। ओरिजिन भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर हम पोलर फॉर्म में है तो इसे हम पोल कहेंगे। और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस न होकर के यहाँ पर ये थीटा एंगल होगा, राइट। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा और यहाँ पर ये पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई बाई 2 होगा, ऐसे, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस लाइन को, इस आर को, इसे हम लोग बोलते हैं रिवॉल्विंग लाइन, राइट, या फिर रेडियस वेक्टर भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं, राइट। एक्चुअली स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, राइट। इस ओपी को यहाँ पे हम लोग बोलेंगे रिवॉल्विंग लाइन या फिर इसे हम रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हैं। और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इनिशियल लाइन, राइट। इसे हम लोग इनिशियल लाइन बोलते हैं और इसे हम लोग पोल बोलते हैं, राइट। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में रिलेशन क्या होता है, जैसा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम पी एक्स कामा वाई से लिखेंगे, राइट, कार्टेशियन फॉर्म में, राइट। और पोलर फॉर्म में यहाँ पे देखिए एक्स के प्लेस पे हम आर कास थीटा। एक्चुअली पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये रिलेशन होता है, एक्स इक्वल टू आर कास थीटा होता है और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पर हम एक्स के प्लेस पे पोलर फॉर्म में है तो आर का थीटा पुट कर सकते हैं और वाई के प्लेस पे आर साइन थीटा पुट कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ इस तरह से बेसिक बातें होती हैं, आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। जितना बेसिक था, जितनी ज़रूरत थी इस टॉपिक में, उतना मैंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, राइट। तो अब मैं इसको क्लीन करता हूँ और यहाँ पर मैं 1 बाय 1 आपको हर चीज़ में आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, राइट। सिमेट्री में, तो सिमेट्री में पहला पॉइंट ये देखिए क्या बोल रहा है, ऑन चेंजिंग थीटा टू माइनस थीटा, राइट।
मान लीजिए कि अच्छा यहाँ पे देखिए पोलर फॉर्म में जो कर्व की इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसे होती है, r इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा के फॉर्म में, या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं एफ ऑफ आर कामा थीटा। जो भी आपको पोलर कर्व की इक्वेशन दी गई होगी वो कुछ ऐसे होगा, r इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा के फॉर्म में, जैसे कि r इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, राइट। ऐसे बहुत सारी इक्वेशन अभी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। और जो कार्टेशियन फॉर्म में जो कर्व की इक्वेशन दी होती है वो ये होता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे ये 0 होगा, राइट। तो कुछ इस फॉर्म में होती है कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, और पोलर फॉर्म में कर्व की इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है। ये थोड़ा बेसिक नॉलेज था और बेसिक बातें थी, आपको जानकारी होना चाहिए इस टॉपिक में, राइट। तो पहली चीज़ देखिए, मान लीजिए कि आपको एफ ऑफ आर कामा थीटा, ये आपको एक पोलर कर्व की इक्वेशन दी हुई है, राइट। और उसमें आपने थीटा के जगह पे माइनस थीटा पुट किया और ये इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, राइट। आपने क्या किया कि जैसे कि एफ ऑफ आर कामा थीटा था और आपने क्या किया कि यहाँ पर थीटा की जगह पे आपने माइनस थीटा पुट करा, राइट। फिर भी ये दोनों सेम ही बन रही इक्वेशन, तो इसका मतलब ये होता है द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन का मतलब जैसा कि मैंने आपको समझा चुका है, राइट। ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई पॉइंट है और ये आर कामा थीटा से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है इस पॉइंट की पोजीशन को, इसका मतलब दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल एंड दिस इज इनिशियल लाइन, दिस इज इनिशियल लाइन, राइट। तो देखिए अगर आपने थीटा की जगह पे माइनस थीटा पुट करा तो अगर कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जैसे पहले था वैसा ही रह रहा है अब भी, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कर्व होगा वो इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल लाइन के ऊपर जैसा बनेगा वैसा ही इनिशियल लाइन के नीचे बनेगा, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि अनचेंजिंग थीटा टू पाई माइनस थीटा, मेरा मतलब कि अगर आपने थीटा की जगह पे आपने अगर पाई माइनस थीटा रखा, राइट, कुछ इस तरीके से, फिर भी उस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, राइट। अगर आपने जैसे कोई कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है और आपने उस कर्व की इक्वेशन में थीटा की जगह पे आपने पाई माइनस थीटा किया, फिर भी उस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो कर्व होगा वो पाई बाई 2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। या फिर मैं एक और बात मैंने यहाँ पे लिख रखा है और करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लीजिए। अनचेंजिंग थीटा टू माइनस पाई बाई माइनस थीटा एंड आर टू माइनस आर। और फिर यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, राइट। या फिर यदि थीटा की जगह पे आप माइनस थीटा रखिए और आर की जगह पे आप माइनस आर रखिए, फिर भी उस इक्वेशन में कोई चेंजेज नहीं आ रहा है, राइट। यानी कि कहने का मतलब कि आपने थीटा की जगह थीटा और आर कामा ये एक पोलर इक्वेशन दे दी गई है, राइट, पोलर कर्व की, और यहाँ पे अगर आप थीटा की जगह पे माइनस थीटा पुट कर रहे हैं और आर की जगह पे माइनस आर पुट कर रहे हैं, फिर भी इस कर्व की इक्वेशन में कोई चेंजेज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो कर्व होगा वो पाई बाई 2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। दिस इज पाई बाई 2 लाइन, राइट। इन दोनों ही केस के लिए, पहला और ये दूसरा, इन दोनों ही केस के लिए, राइट। थीटा की जगह पे आप पाई माइनस थीटा रखिए, अगर चेंज नहीं हो रहा है, कर्व की इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो भी वो पाई बाई 2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और यदि आप थीटा की जगह माइनस थीटा रखें और आर की जगह माइनस आर रखें, तो भी अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो वो पाई बाई 2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, राइट। थर्ड पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे सी नंबर पॉइंट पे, राइट। एक एक बात को आप अच्छे तरीके से समझते जाइए और नोट करते जाइए, राइट। अभी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपका जो भी डाउट होगा वो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा। और फिर भी आपको कहीं से कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी पॉइंट पर मैं डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए कि आपने थीटा की जगह पे पाई बाई 2 माइनस थीटा रखा, राइट। आपने यहाँ पे थीटा की जगह पे पाई बाई 2 माइनस थीटा रखा, राइट। और इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तब पर भी इक्वेशन जैसा पहले था वैसा ही आपको दिखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कर्व होगा वो पाई बाई 4 लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। पाई बाई 4 लाइन के सिमेट्रिकल, पाई बाई 4 लाइन के सिमेट्रिकल बोले का मतलब जैसे मान लीजिए कि थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 है, राइट। तो इस लाइन के ऊपर जैसा होगा इस लाइन के नीचे भी वैसा ही होगा। थर्ड पॉइंट नंबर डी पर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। इफ द पावर ऑफ आर इज इवन, यदि आर की पावर इवन बन रही है, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। इसका मतलब ये होगा यदि आर की पावर इवन है, पावर इवन होने का मतलब जैसे मान लिया कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू कास 2 थीटा, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर ए ले लीजिए, राइट। तो यहाँ पर देखिए आर की जगह पे अगर आप मेरा मतलब कि आर की पावर इवन है, राइट। तो आर की पावर इवन होने का मतलब कि जो कर्व होगा वो पोल के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, यानी पोल के इधर जैसा बनेगा पोल के इधर भी वैसा ही बनेगा, पोल के ऊपर जैसा बनेगा पोल के नीचे भी वैसा ही बनेगा, राइट। और यहाँ से अगर मैं ये इक्वेशन लिया हूँ, राइट, तो आप एक बात और देख सकते हैं कि ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा,
राइट, मतलब इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, कहने का मतलब ये हुआ, राइट। आप थीटा की जगह पे माइनस थीटा रखिए और आर की जगह पे माइनस आर रखिए तो ये तब पर भी वही रहेगा, राइट। यानी ये इस कंडीशन और इस कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा, आप इस चीज़ को नोट करिए। तो इसका मतलब ये होगा कि वो π/2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा और पोल के भी अबाउट सिमेट्रिकल होगा, राइट। तो ये बेसिक थी, आपको इसमें आइडिया होना चाहिए, राइट, और जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम पोल पे बात करेंगे, राइट। कोई कर्व पोल से कब पास होगा, राइट। आपको पता है कि अगर थीटा 0 हो गया तो वो कर्व पोल से पास होगा। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, एट थीटा इक्वल्स टू पाई, एट थीटा इक्वल्स टू अल्फा। मान लीजिए कि थीटा इक्वल्स टू अल्फा, राइट, पर ये आर की वैल्यू अगर 0 हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि द कर्व पासेस थ्रू द पोल। इसका मतलब ये होगा कि जो कर्व होगा वो पास करेगा पोल से। और एक और बात मैंने यहाँ पे बोल रखा है, टेंजेंट एट द पोल। जैसे कि हम कार्टेशियन फॉर्म में जब थे तो वहाँ पे टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड करते थे, राइट, और जब हम पोलर फॉर्म में है तो यहाँ पे हम टेंजेंट एट पोल फाइंड करेंगे, राइट। तो इस केस में अगर थीटा इक्वल्स टू अल्फा, इस एंगल पर ये आर की वैल्यू 0 हो रही है तो इन दिस केस ये जो एंगल होगा विल बी टेंजेंट एट द पोल, ये टेंजेंट एट द पोल होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और बात मैंने यहाँ पे बोल रखा है, टू फाइंड द टेंजेंट एट द पोल आर इक्वल्स टू 0, राइट। मतलब कि अगर आपको कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी है और आपको टेंजेंट एट पोल फाइंड करना है, राइट, तो इस केस में आप आर की वैल्यू 0 पुट करिएगा, राइट। मान लीजिए कि कर्व की इक्वेशन दे रखी है, आर की वैल्यू 0 पुट करिएगा, तब आपको टेंजेंट एट पोल पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आर की वैल्यू 0 रखते हैं तो ए कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसका मतलब ए भी जाके 0 हो गया। तो थीटा इक्वल्स टू 0 किस मेरा मतलब कि ये किस लाइन पर होगा, इस चीज़ को भी आप यहाँ पे समझ लीजिए, राइट। मान लीजिए कि यही कर्व की इक्वेशन मैंने यहाँ पे दे रखा था, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए कॉस 2 थीटा, राइट। और आपको यहाँ पर ये पता करना है कि जो कर्व बनेगा वो उसकी टेंजेंट क्या होगी, राइट, टेंजेंट एट पोल पता करना है। तो आर की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0 होगा, राइट। और cos 2 थीटा 0 कहाँ होता है, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाऊँ, नीचे आपको दिख रहा है ना, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो जा रहा है और दिख रहा है, कोई बात नहीं। ये एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी, यहाँ पर ये थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया, π/2 हो गया, और यहाँ पर ये 3π/2 हो गया, और थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर ये पाई हो गया। देखिए, तो एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल टू 0 है तो 0 कहाँ पे होता है, π/2 लाइन पर होता है और यहाँ पर ही होता है, राइट। इस स्ट्रेट लाइन पर जो थीटा की वैल्यू होती है 0 होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, cos π/2, राइट। आप चाहें तो इसको माइनस π/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसे 3π/2 ही लिखूंगा, राइट। या फिर cos 3/π/2, इन दोनों पॉइंट पर क्या होगा, cos 2 थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो इन दिस केस जो टेंजेंट एट द पोल होगा वो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू मेरा मतलब कि यहाँ से 2 थीटा इक्वल्स टू π/4 हो जाएगा, और यहाँ से 2 थीटा इक्वल्स टू 3π/2 हो जाएगा। सो इन दिस केस ये 2 इधर जाएगा तो सॉरी, यहाँ पर ये π/2 है, राइट। 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा π/4, और यहाँ पर जाएगा तो 3π/4। दिस इज द टेंजेंट एट द पोल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पोल, ये यहाँ पे बन गया, राइट। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो गया, और रीजन फाइंड करने का मैं मेथड आपको समझाऊंगा, राइट, कि कैसे आपको रीजन फाइंड करना है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आर की जिस वैल्यू पर, सॉरी, थीटा के जिस वैल्यू पर आर इमेजिनरी आता है वो रीजन नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, एक और बात मैंने यहाँ पे नोट में करके बोला हुआ है, फॉर द कर्व आर इक्वल्स टू ए एन कॉस थीटा, राइट। ये ऐसा अगर आपको कोई कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, या फिर ये ऐसा आपको एक कर्व की इक्वेशन दी रखी है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यदि n लूप्स यदि n ऑड है, राइट, यदि n ऑड नंबर है, राइट, जैसे कि यहाँ पे 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे, राइट। तो इस केस में उसके n लूप बनेंगे, राइट। n लूप्स का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये एक लूप हो जाएगा, ये दूसरा लूप हो जाएगा, राइट, ये तीसरा लूप, चौथा लूप, ऐसा कहने का मतलब हुआ। तो अगर n की वैल्यू और बन रही है तो अगर मान लीजिए कि 3 है तो 3 लूप बनेगा, 5 है तो 5 लूप बनेगा, राइट। अगर n की वैल्यू इवन है, राइट, मान लीजिए कि 2 हो गया, चाहे 4 हो गया, चाहे 8 हो गया, तो इन दिस केस यहाँ पे 2n लूप बनेंगे। 2n लूप बोलने का मतलब कि जैसे कि अगर 2 है तो 4 लूप यहाँ पे बन जाएगा, राइट। तो अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा टेक्निक कि कैसे आपको ये काम करना है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एरिया ऑफ द पोल, सॉरी ये मिस्टेक हो गया मेरे से, एरिया ऑफ पोलर कर्व, एरिया ऑफ पोलर कर्व, राइट। अगर आपको कोई पोलर कर्व आपको दिया गया है, राइट, और उसका एरिया फाइंड करना है,
राइट, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसका जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा, ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये लिमिट दिया गया होगा थीटा इक्वल्स टू θ1 टू थीटा इक्वल्स टू θ2, ये आपको लिमिट दी रहेगी, राइट। तो यहाँ पर ये फार्मूला है यहाँ पे पोलर कर्व की एरिया फाइंड करने के लिए, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, राइट, तब आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। मैं